एवरीवन, लोकसभा में लोकसभा की मैक्सिमम संख्या मैंने आपको बताई थी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा तो जो पार्ट हमने आपको लोकसभा में बताया था उसमें पहला कि व्हाट इज द प्रेजेंट एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, दैट इज 543 + 2। और कैसे हम इसको स्टेट वाइज एलोकेट करें, इस सीटों को स्टेट वाइज बांटने के लिए संविधान में संसद को अधिकार दिया गया है और पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड लॉ। पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड लॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950। क्योंकि संविधान में इस बात का उल्लेख है कि लोकसभा की सीटें हर जनगणना के बाद बढ़ाई जाएंगी। इसका मतलब है कि लोकसभा की सीटें जो 543 हैं, इट वाज अर्लियर ऑन 489। पहले लोकसभा की सीटें 489 थी। In 1951 there was the 489 seats in Lok Sabha. That increased by 1971 to 543। इसका मतलब पहली लोकसभा में दैट वाज इन फर्स्ट लोकसभा सीट तो 589 थी, बाद में सीट बदली। इसका मतलब है कि आगे भी चल के सीट बदलती रहेगी, बिकॉज हमने ये प्रिंसिपल अपनाया था फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टिल नाउ कि एक सीट के लिए हम 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट देंगे। ये हमने सिद्धांत बना रखा था कि ऑन एवरी 10 लाख पॉपुलेशन वी विल एलोकेट 1 सीट। तो हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक सीट दी जाएगी। इसका मतलब है कि अगर 1971 में लगभग हमारे देश की जनसंख्या इट वाज अराउंड 54 करोड़, 54 करोड़ की जनसंख्या, तभी 10 लाख के हिसाब से हमने दिया। इस वजह से ये संख्या हमेशा बढ़ती रहेगी। तो संविधान निर्माताओं ने ये बात कर दी थी कि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी उस हिसाब से लोकसभा की सीटें बढ़ेगी, बिकॉज लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगभग 10 लाख जनता का रिप्रेजेंटेशन करेगा। एंड दैट वाज इन द रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें यह भी बात बता दिया गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद ऑन द बेसिस ऑफ एवरी सेंसस, प्रत्येक जनगणना के बाद ये जो 10 साल में होती है हमारे यहाँ, तो प्रत्येक जनगणना के बाद, सेंसस के बाद लोकसभा की सीटें चेंज होगी, ऐसा संविधान में लिखा गया है। और इस जनगणना के लिए लोकसभा की सीट चेंज करने का अधिकार है डीलिमिटेशन कमीशन को, परिसीमन आयोग। तो हर 10 साल के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा एंड दैट विल चेंज द सीट इन लोकसभा। परिसीमन आयोग का सिंपल सा मतलब इट्स लाइक अ बाउंड्री कमीशन। ये सीमा आयोग है। जो परिसीमन का मूल काम क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन के मूल काम क्या है, और जब हमने कमीशन की बात कर दी, इसका मतलब है constituency of Lok Sabha will not be decided by the political parties, government, but the constituency of Lok Sabha will be decided by a commission which is headed by a justice. कमीशन का मतलब है कि न्यायाधीश के द्वारा उसका अध्यक्षता की जाएगी। तो राज्य सरकार या संघ सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि लोकसभा या विधानसभा की सीटों का डिलिमिटेशन कैसे किया जाए। ये ध्यान में रखा गया है। अगर ये काम पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज दे कैन सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। तो पॉलिटिकल पार्टी तो अपने हितों के लिए काम कर सकती है और डिलिमिटेशन के द्वारा वो अपने फायदे बना सकती हैं। तो संविधान निर्माताओं ने यह संभावना ही खत्म कर दी है कि हमारे यहाँ ईच एंड एवरी फंक्शन इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव। तो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और डिलिमिटेशन कमीशन हमेशा हर 10 साल बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीएडजस्टमेंट करता रहेगा, पुनर्समायोजन करेगा
और डिलिमिटेशन का मतलब होता है इट्स लाइक रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट कहाँ किया जाए? तो दो तरीके का डिलिमिटेशन होता है। पहला, जैसे अगर आज की हमारे पास जो लेटेस्ट जनगणना है 2011 की, तो 2011 के बेस पे अगर हम डिलिमिटेशन करेंगे तो दो चीज बदलेगी। एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट, तो जो मैक्सिमम सीट्स हैं उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे हम कोई जनगणना करेंगे, क्योंकि जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, एक ही चीज तो हमने बढ़ाया, जनसंख्या, इसमें हमारा रिकॉर्ड कंसिस्टेंट रहा है, बाकी में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो हम जनसंख्या तो लगातार बढ़ाते जाएंगे, हमें पक्की उम्मीद है। तो जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे तो इसका मतलब है कि लोकसभा की ये सीट जो 543 है उतनी नहीं रहेगी। तो डिलिमिटेशन पहला होता है, पहला एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि डिलिमिटेशन कमीशन करता है एडजस्टमेंट इन लोकसभा सीट। लोकसभा सीटों में एडजस्टमेंट होता है, और एडजस्टमेंट दो प्रकार का होता है। उसमें पहला है मैक्सिमम सीट में चेंज होगा, दूसरा द साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा क्षेत्रों में चेंज होगा। एडजस्टमेंट का मतलब दो होता है कि आप मैक्सिमम सीट में चेंज कर रहे हो, पहला। दूसरा, साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल रही है। इसमें लिखवाऊंगा नहीं, जब आपको ठीक लगे लिखते जाना, क्योंकि सब फैक्ट्स की बात है। तो ऑब्जेक्टिव लिखवाना क्या इसमें है? जो लिखवाने की बात होगी वो आपको क्वेश्चन, क्योंकि आपको बुक मिल जाएगी उसमें सब लिखा होगा। अब यार जब पब्लिशर से आ जाएगी तभी तो मेरे पास होती, मैं को नहीं देता। हाथ इस वजह से अगर आपको जो ठीक लगता है वो वैसे अपने हाथ से लिखे हुए बड़े फायदे होते हैं, उसके चीज़ याद हो जाती है। मैक्सिमम सीट और साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज होती रहेगी। इसलिए आपने देखा होगा पिछले लोकसभा के दौरान जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई होगी, हो सकता है उसके पहले ना हो, दैट कैन बी चेंज। और साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है जिसकी संख्या ज़्यादा हो गई उसके भाग से कुछ निकाला जाएगा, और जिसकी संख्या कम हो गई उसके भाग से कुछ जोड़ा जाएगा। अब साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कैसे होती रहती है? क्योंकि लोकसभा सीटें एक समान आकार की होनी चाहिए। व्हाट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एवरी लोकसभा सीट शुड बी इक्वल इन साइज। एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड बी इक्वल इन साइज। आकार में सभी लोकसभा क्षेत्र समान होना चाहिए, बट इट इज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, नॉट अकॉर्डिंग टेरिटरी। ये जनसंख्या के अनुसार होना चाहिए, भूभाग के अनुसार नहीं। यानी हमारे यहाँ संविधान में लिखा हुआ है, यानी 543 लोकसभा की सीटें हैं, तो संविधान में बात लिखी हुई है ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड बी इक्वल इन साइज। यानी अगर एक लोकसभा सीट 10 लाख की जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगली लोकसभा सीट की जनसंख्या कितनी होगी? 10 लाख। बात को सीधे कह दें तो नाउ वी आर सीकिंग इन नॉर्थ दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम उत्तरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में है। आप जिस जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं उसका साइज इसका साइज बराबर होगा। आपका तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ और होगा। तो आप अपने लोकसभा क्षेत्र को देखिए, या आपके 3-4 दोस्त अगर आपके हैं तो आप उनसे पूछिए कि भाई आप किस लोकसभा सीट से हो, तो आप मैच करेंगे तो सभी लोकसभा सीट की साइज एक जैसे होनी चाहिए। लेकिन साइज का मतलब क्या है? जनसंख्या के अनुसार से, एरिया के हिसाब से नहीं। बिकॉज लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल नॉट टेरिटरी। ये बेसिक बातें ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए सब खूब इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में तो इसका मतलब ही नहीं होता, ये सब चीजें लिखने में नहीं मतलब क्या आएंगे। तीसरा, अब संविधान में ये बात तो दे दी गई, संविधान में दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड बी इक्वल इन साइज। इफ ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड बी इक्वल इन साइज, तो इसके लिए दो प्रिंसिपल बनाए गए थे। इक्वल साइज का मतलब क्या होता है कि पहला देखेंगे कि प्रत्येक राज्य को स्टेट वाइज इक्वलिटी होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य को लोकसभा की उतनी ही सीटें मिलेगी जितनी उसकी जनसंख्या है। यानी बात को इस तरीके से देखा जाए तो प्रत्येक स्टेट वाइज इक्वलिटी का मतलब है यूपी को कितनी सीट मिली है? 80। बिहार को, यूपी को 80 सीट है और बिहार को है 40। इसका मतलब क्या हुआ? द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज जस्ट डबल टू बिहार।
द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज हाफ ऑफ यूपी, क्योंकि स्टेट वाइज प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी होनी चाहिए। प्रोपोर्शनेट का मतलब इक्वलिटी शुड बी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, इट शुड नॉट बी अर्थमेटिकल इक्वलिटी। जो बात ध्यान देने की है कि हर राज्य को समान सीटें नहीं मिलेगी। ईच एंड एवरी स्टेट विल गेट द इक्वल सीट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या के अनुपात में समान सीटें मिलेंगी। समान सीटें मिलती फिर सभी को 80, सभी को 40 ऐसे मिलती, ऐसे हमारे संभव नहीं है। तो जनसंख्या के अनुपात में समान सीटें मिलेगी, इसका मतलब है बिहार की जनसंख्या यूपी से आधी है। बिहार की जनसंख्या यूपी से आधी, इसका पहला मतलब ये हो गया। और महाराष्ट्र को कितनी सीट है? महाराष्ट्र को 48 है। और तमिलनाडु को 39। तमिलनाडु को 39 है। इसका मतलब तमिलनाडु और बिहार की जनसंख्या एक जैसी है, लगभग एक जैसी है, बस थोड़ा सा फर्क है। तमिलनाडु बिहार की जनसंख्या में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अभी समस्या बताएंगे। तमिलनाडु को 39 है। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये बेसिक चीजें आपको खूब याद होनी चाहिए। आईएएस एग्जाम में इन्हीं बेसिक चीजों से एग्जामिनर का सरोकार होता है। बहुत आपसे ढूंढने वाली चीज मैं बार बार कहता हूँ, आईएएस एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अब लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो ये आपको याद करने की चीज है। कम से कम कुछ लोकसभा कौन सीटें याद हो जानी चाहिए। अच्छा, इनको इतनी सीट है, इतने। आज तक आईएएस एग्जाम में मैंने कभी नहीं देखा कि लोकसभा सीटों को उसने पूछा हो, आईएएस में नहीं पूछा। फिर भी कुछ बेसिक चीज है, वो थंब रूल है कि हमें याद होना चाहिए। वो पूछा गया हो ना पूछा गया हो, अगली बार पूछा सकता है। या तो उसको तो जीएस में ही पूछा सकता है कि लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं और हर राज्य के बारे में इतनी घामाघामी चल रही है, तो आपको बहुत बेसिक फैक्ट है कि लोकसभा सीट कहाँ कितनी है, ये तो एक बेसिक आइडिया जो आपको याद होनी चाहिए। इन बेसिक चीज़ों पर खूब फोकस करिए, अपने आप प्रीलिम्स में एडवांटेज में रहेंगे। कहाँ कहाँ हम गलतियां करते हैं हम आपको बार बार बताते हैं, जहाँ पे आप प्रॉब्लम वहाँ आपको नहीं देखना है। बेसिक चीज़ों पर फोकस खूब रखिए। तो लोकसभा की सीटें हमें पहला इक्वलिटी कैसे होनी चाहिए? देयर शुड बी इक्वल सीट शुड बी एलोकेटेड टू द स्टेट्स। और ये सीटों का एलोकेशन कहाँ से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950। राज्यसभा की सीटें चौथी अनुसूची के अनुसार डिवाइडेड है। राज्यसभा की सीटों का स्टेट वाइज उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन लोकसभा की सीटों का वो स्टेट वाइज उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इट इज इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950। ये फर्क आ गया। तो स्टेट वाइज एलोकेशनों का दूसरा, विद इन द स्टेट, राज्य के अंदर सभी लोकसभा की सीटें साइज में समान होनी चाहिए। इन रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड बी सेम इन साइज। यानी एक स्टेट में, अब स्टेट में मान लीजिए किसी अपने स्टेट के एग्जाम्पल आप लीजिए, अगर हम यूपी के एग्जाम्पल लें तो लखनऊ और वाराणसी लोकसभा सीट समान होगी। राज्य के अंदर समान होगी पहला, और राज्य के बीच समान होगी दूसरा, पॉपुलेशन के अनुसार। इसका मतलब ये हो गया पूरे देश में, इसका मतलब पहला ही हुआ, पूरे देश में लोकसभा की सीटें एक समान होंगी। फिर भी हमने स्टेट वाइज एलोकेशन इसलिए किया बिकॉज इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। भारत एक संघात्मक शासन है जहां राज्यों के लिए इतनी सीटें चाहिए और राज्य के अंतर्गत भी समानता होगी। तो देयर शुड बी इक्वलिटी इन टू टर्म्स, फर्स्ट बिटवीन द स्टेट, सेकेंड विद इन द स्टेट। पहला राज्य के बीच और दूसरा राज्य के अंदर। तो वाराणसी और मेरठ, ये दोनों लोकसभा सीटों के साइज समान होने चाहिए। दोनों लोकसभा सीट के साइज समान होने चाहिए। दैट इज अ प्रिंसिपल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला। अब जरा हम इसके आगे बात बढ़े, कहीं बीच में अगर आपको बताने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। कभी भी कोई असहज प्रॉब्लम हो, हम जो बता रहे हो उसमें प्रॉब्लम हो तो उसमें पूछने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अब सवाल है कि रीएडजस्टमेंट करें, फिर वही मामला आ गया। कैसे? डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन होगा, रीएडजस्टमेंट का मामला होगा। ये तो एलोकेशन का सिद्धांत संविधान में दे रखा गया है, लेकिन हाउ वी कैन रीएडजस्ट द सीट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सेंसेस। तो जनसंख्या की जब जनगणना बदलेगी तो कैसे इसको हम रीएडजस्ट करें? तो रीएडजस्ट करें, इसमें पहली बात हमें देखनी पड़ेगी,
अब कैसे रीएडजस्ट करें, तो इसमें पहला आप देखेंगे कि 1951 में पहला सेंसस हुआ, तो 52 में पहला कमीशन बना, डिलिमिटेशन कमीशन। जब भी सेंसस होगा उसके जस्ट बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा। तो 51 वाज ए ईयर वेयर फर्स्ट सेंसस अकर्ड इन इंडिया, तो 52 में पहला कमीशन बना। उसके बाद 1961 में दूसरा सेंसस हुआ, 62 में दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन बना। फिर 1971 में तीसरा सेंसस, ये तो सेंसस 10 साल के बाद होता है। फिर 72 में दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन बना। तो ये 3 डिलिमिटेशन कमीशन बने। इसका मतलब है 71 की जनगणना के आधार पे अब सवाल है कि उसके आगे नहीं हो पाया, उसके आगे डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बना, सेंसस होती रही। सेंसस तो लगातार हमारे पास 2011 का सेंसस है, लेकिन उसके बाद हमने डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनाया। एक एक्सेप्शन है उसका। और डिलिमिटेशन कमीशन क्यों नहीं बनाया, यहां पे थोड़ी सी बात जो लिखने की है कि पहला, हेडिंग यूज कर लेंगे। लोकसभा सीटों का स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकसभा सीट्स। स्टेबलाइजेशन ऑफ लोकसभा सीटों का स्थिरीकरण। स्टेबलाइजेशन कैसे हुआ, पहला पॉइंट। अच्छा, अभी बात, इंदिरा गांधी ने पॉपुलेशन कंट्रोल के कई मेजर अपनाए। इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के कई तरीके अपनाए, और इमरजेंसी के समय तो जनसंख्या का कंट्रोल का तरीका बड़ा ही डिस्प्यूटेड हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी का प्रायोरिटी थी कि हम किसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करें। और आप देखेंगे 1971 तक भारत में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, अगर नॉर्थ इंडिया को आप देखेंगे, नॉर्थ इंडिया इज अपीयर्स मोर पॉपुलेटेड। नॉर्थ इंडिया किसी सिटी में आप जाइए, और खासतौर पर अगर बिहार यूपी में आप जाए, तो ऐसा लगेगा दोस्तों बहुत ही कंजेस्टेड है। साउथ इंडिया में कंपेरेटिवली इट्स मोर कूलर। नॉर्थ इंडिया में एक ही स्टेट है जहां पे आपको लगेगा कि थोड़ा ठीक ठाक है, राजस्थान। वैसे वो नॉर्थ इंडिया में तो है नहीं राजस्थान, वो थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में वेस्ट में आ जाएगा। वो इधर हिंदी बेल्ट में कहा जाए, तो हिंदी हार्टलैंड में कहा जाए, तो रुडॉल्फ ने हिंदी भाषी राज्यों को हिंदी हार्टलैंड का नाम दिया है। बिकॉज वाई हार्टलैंड, बिकॉज जस्ट लाइक हार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन अ बॉडी, एंड देयरफॉर दिस हिंदी बेल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द पॉलिटिकल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। सरकार बनानी है तो कहाँ देखना पड़ेगा, हिंदी बेल्ट से लगभग 300 लोकसभा सीटें हिंदी बेल्ट से आती हैं। तो जिसको हिंदी बेल्ट का समर्थन मिलेगा वो सीधे दिल्ली में जाएगा। तो दिल्ली को आने वाली ट्रेन लखनऊ से होके आती है, बात ध्यान में रखना है। और इस बार लखनऊ ट्रेन पे हाथी और साइकिल मिल गए हैं, इसलिए लखनऊ को इस ट्रेन को रोकने का पूरा इंतजाम हो रहा है। तो आप याद रखें, लखनऊ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में बड़ा डिफरेंस आ गया कि 71 तक नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग इट वाज अराउंड इक्वल, रफली इट वाज इक्वल। लेकिन 71 के बाद साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल के सख्त तरीके अपनाए और उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को रोक दिया। नॉर्थ इंडिया ने टॉप गियर लगाया। अब जरा देखिए उसका परिणाम, आप देखिए तमिलनाडु के पास लोकसभा सीट कितनी है, 39, और बिहार के पास लोकसभा सीट कितनी है। इसका मतलब तमिलनाडु बिहार की जनसंख्या तो एक होनी चाहिए। आपको बता दें 71 तक लगभग एक थी, 71 तक तमिलनाडु बिहार की जनसंख्या एक थी। आज बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है, जो लगातार बढ़ रही है, 12 करोड़ है। तमिलनाडु ने अपनी जनसंख्या को 6 करोड़ पे रोक दिया, यानी बिहार ने डबल सेंचुरी मार दी तमिलनाडु से।
तो सवाल है कि जो स्टेट 1971 में तमिलनाडु के बराबर था और वो कहाँ के खड़ा हो गया? तमिलनाडु से जस्ट डबल। तो दोस्तों, जब भारत में कहा जाता है गरीबी गरीबी गरीबी, गरीबी हुई या गरीबी हमने पैदा कर दी? एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पॉपुलेशन ग्रोथ? एक बात याद रखिए, मुझे लगता है हिंदी बेल्ट के पिछड़ेपन के दो बड़े कारण हैं, एंड पॉलिटिशियंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज टू रीजंस। एंड व्हाई? पहला रीजन क्या है? अंग्रेजी न पढ़ाना। जितने आज आपके नेता हिंदी बेल्ट के हैं, तो ये सब अंग्रेजी विरोध करते थे, प्रोटेस्टिंग इंग्लिश, नो इंग्लिश नेवर, इंग्लिश नेवर। अपने बच्चों को भेज दिया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका, और हमको क्या पढ़ाया? हिंदी। लो पढ़ लो हिंदी, पढ़ लो हिंदी। पहली प्रॉब्लम। जरा सोच के देखिए, कम से कम साउथ इंडिया वालों ने हिंदी का विरोध करते करते अंग्रेजी सीख ली दोस्तों। हम कहते हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा की पूंछ पे बैठो, मजा आएगा? अजीब सी बात है दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और अब देखेंगे कि हिंदी से काम चल नहीं पा रहा। भाषा अलग है, जनसंख्या अलग है, दोनों को जोड़ क्यों रहे हो? वही बताएंगे। धैर्य से सुना करो। आगे बैठने का मतलब नहीं कि धैर्य खो जाए। आगे बैठने वाले मुझसे धैर्य नहीं होता, सबसे लेट में आएंगे, जबरदस्ती से झगड़ा करेंगे, चेयर दो चेयर दो चेयर दो। दिस इज अनडेमोक्रेटिक। लोकतंत्र के स्टूडेंट होकर उसका दबाव डालते हैं, बेचारे क्या करे वो बताइए। ये डेमोक्रेटिक है अनडेमोक्रेटिक है? पीछे आने वाले आगे बैठने चाहिए, पीछे बैठने चाहिए? पीछे बैठने चाहिए। अब लेकिन व्यवस्था कभी सही नहीं होगी, हिंदुस्तान है ये। हिंदुस्तान में व्यवस्था सही होने की उम्मीद मत करिए। अब देखिए व्यवस्था पे सवाल उठा दिया। देख वो जो लोग बैठे हुए हैं वो कैसे हैं दोस्तों, बताइए? जो पीछे बैठे हुए उन्हें व्यवस्था ठीक है। अब यही प्रॉब्लम है, हम रूल को फॉलो ही नहीं करना चाहते, और यही टेंडेंसी पार्लियामेंट में बनी रहती है। हम ही लोग तो जाएंगे, यहां धक्का मारा वहां भी धक्का मारेंगे। हमें हर व्यक्ति गरिमा का सम्मान करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो चाहे किसी पद पर हो, हम इसे गरिमा की, वही वो भी तो एक व्यक्ति है। और सबसे बड़े व्यक्ति की पहचान क्या होती है? जिसके सामने कोई छोटा व्यक्ति आके बड़ा महसूस करने लगे, वो बड़ा व्यक्ति है। बड़े व्यक्ति का मतलब ये नहीं छोड़ा है बेकार का, बैठ उधर, उधर चल, समझ लीजिए वो बहुत ही लफड़ आदमी, बेकार का आदमी है। डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरीवन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या कहूं, मैं तो देखता रहता हूं, पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है। अब मैं क्या बोलूं दोस्तों, मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया जो बोलना था। डेमोक्रेसी में रोज बता रहा हूं और रोज अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर हो रहा है दोस्तों। अब मैं क्या करूं इसके लिए? बट अब कुछ करने, आप इतने बड़े हो गए, मैं क्या कर सकता हूं? सुबह सुबह मैं बोल भी नहीं सकता, खराब लगता है, पता नहीं कौन किस दबाव में क्लास लेने आ रहा है, कैसे क्लास लेने आ रहा है दोस्तों। चाय मिली चाय नहीं मिली, उसके बाद मैं बोल दूं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम है हु वर द लीडर्स। आप जाके विकिपीडिया में ढूंढिए, गूगल में ढूंढिए, मैं नाम नहीं बताऊं किसने हिंदी का समर्थन किया, इंग्लिश का विरोध किया। फर्स्ट, नॉर्थ इंडिया पिछड़ा, नंबर 1 कारण पहला। दूसरा, और ये जितने लोग आज हैं दोस्तों कांग्रेस के अलावा, इन सब लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को विरोध किया था, इसलिए आज हमारी जनसंख्या बढ़ती चली गई। कोई नेता ये बात बोलता है हमारी गरीबी कारण क्या है? देश जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रहा है, कितनी सरकार कल्याणकारी योजना चला दे, वो आएगा नहीं दे दक्षिण भारत में। इसीलिए दक्षिण भारत बिके मोर प्रॉस्पेरस, साउथ इंडिया बिके मोर डेवलप। भाई जनसंख्या छोटी होगी, अब शिक्षा दे पाएंगे, उनको स्वास्थ्य की सुविधा दे पाएंगे, घर दे पाएंगे। यहां कहां घर दे पाएंगे दोस्तों? घर दीजिए, बढ़ती रहेगी जनसंख्या, उसके बाद भी वो सड़क पे आ जाएगा। कमाल की बात है। आप कहेंगे ना ना ना, जनसंख्या का गरीबी से मतलब होता है। जनसंख्या से गरीबी होती है, गरीबी से जनसंख्या तो होती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और आज तक किसी पॉलिटिशियन ने बोला भाई जनसंख्या क्यों गरीब बनाए रखना है, जिससे हम क्या करें, हर 5 साल के बाद नारा दे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब रहेंगे, पन्नी पिला के वोट ले लेंगे, या किसको पिलाएंगे? तो वो मुद्दे। लेकिन जो लिखने की बात है, व्हाट इज द प्रॉब्लम?
दो भाषा, दोनों के लिए पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दोनों, अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं हो पाया? अगर कांग्रेस के अच्छे कार्यक्रम का साथ सारे विपक्ष ने दिया होता। आप याद रखिए, दैट इज अ प्रॉब्लम इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में कोई विपक्षी है, कोई विरोधी है। विपक्षी को विरोधी नहीं मानना चाहिए, और हमारे यहाँ क्या है, विरोधी मान लिया। तो कांग्रेस का इस मुद्दे पे सभी को साथ देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? और आज बीजेपी कहती है जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी। किसने विरोध किया था कांग्रेस का? सबने। सब जितने हैं, महागठबंधन, उस समय महागठबंधन बन रहा था और इस समय भी महागठबंधन बन रहा है दोस्तों। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, लिखने वाली बात दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं? हमें पढ़ना है, जनसंख्या बढ़े तो बढ़े, हमें क्या करना है? हमें सिद्धांत पढ़ना है दोस्तों, हमें कंट्रोल थोड़ी करना है। लिख लीजिए पहला पॉइंट। हमें भावनात्मक, हम क्या करेंगे भावनात्मक? पहला पॉइंट। कि पहला 1976 में 1976 में, अच्छा इसलिए कहा भी जाता है दोस्तों, पॉलिटिशियन शुड बी स्टेट्समैन। स्टेट्समैन होता है 50 साल के लिए सोचता है, और पॉलिटिशियन केवल 5 साल के लिए सोचता है। और 5 साल में चुनाव जीतने के लिए आपने कितना बड़ा देश का नुकसान कर दिया। आप लोगों को हमेशा के लिए गरीबी में रख दिया। चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी हमको देखकर अपनाई और हमसे बाद में अपनाई। चाइना ने ऐसी सख्त नीति बनाई, वन चाइल्ड पॉलिसी। उसका एक बच्चे से ज्यादा पैदा करेगा ठांस दिया जाएगा, वो रहने नहीं दिया जाएगा। और चाइना में एक बच्चे का मतलब है कोई 1.25 बच्चे पैदा नहीं कर पाए, एक का मतलब एक। रियलिटी ऐसा है। और भारत में दोस्तों, भारत में याद रखिए, हु इज द फर्स्ट कंट्री हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल? इंडिया। इंडिया फर्स्ट कंट्री हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। लेकिन पॉलिसी बनी, कंट्रोल नहीं हुआ। तो चाइना, आप देखिए, तो चाइना के डेवलपमेंट का रीजन तो यही है। याद रखिए, जनसंख्या होगी, पिछड़ी होगी, बीमार होगी, ये देश पर बोझ है। वो देश के सारे रिसोर्सेस खत्म होंगे, उसका तो पूरे देश को पीछे जनसंख्या होनी चाहिए। इट शुड बी कैपेबल, इट शुड बी डेवलप, इट शुड बी स्किल। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कहाँ स्किल अप ला पाएंगे, कहाँ डेवलपमेंट ला पाएंगे? और पूरा के पूरे इन्वायरमेंट का तो कबाड़ा होता जा रहा है बढ़ती जनसंख्या के कारण। अगला पॉइंट है, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इन ईयर 1976, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा सीटों का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ लोकसभा सीटों का समायोजन वर्ष 2000 की जनगणना के बाद होगा। लोकसभा सीटों का समायोजन वर्ष 2000 की जनगणना के बाद होगा। The readjustment in Lok Sabha seat will be done after census of year 2000। लोकसभा 2000 के बाद की जनगणना के आधार पर होगा। ये 42वें संविधान संशोधन से कर दिया गया। इसका मतलब है कि 42वें संविधान संशोधन की बात देखी जाए तो अगली जो पुनर्समायोजन होना चाहिए था 2001 के सेंसस पे, और हमने सोचा था कि 71 से 2001 के बीच में जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल हम होने देंगे? नहीं हुआ। फिर 2001 में एक नया संशोधन आ गया। अगला पॉइंट, 2001 में पुनः in year 2001 again 84th amendment was brought about
2001 में 84वां संविधान संशोधन लाया गया। एटी4th अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट अबाउट, 84वां संविधान संशोधन लाया गया और यह प्रावधान कर दिया गया कि वर्ष 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों का समायोजन किया जाएगा। The adjustment of Lok Sabha seats will be done after the census of 2026. 2026 की जनगणना के बाद ही लोकसभा सीटों का समायोजन किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 2026 के बाद की जनगणना होगी 2031 में, तो 2031 की जनगणना के बाद फिर हम लोकसभा सीटों का समायोजन करेंगे और उम्मीद यह है कि 2031 तक जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी। आपको क्या लगता है, स्टेबल हो जाएगी? कब तक स्टेबल होगी? अच्छा, ये हमारे इशू ने कब तक स्टेबल होगी, लेकिन इसका मतलब है 71 से लेकर 2000, फिलहाल तो 2031, कितने साल हो गए? लगभग 60 साल। यानी हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी हमने मान रखा है कि लोकसभा की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब हमने ये मान रखा है कि देश की जनसंख्या नहीं बढ़ी, और इस आधार पर बड़ी समस्या आ गई है। अब सवाल है, किस समय 125 करोड़ भारतीय हैं और हमने मान क्या रखा है कि केवल 54 करोड़ भारत में लोग हैं। लोकसभा तो यही मान रहे हैं कि देयर इज ओनली 54 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया, और लेकिन 125 करोड़ हम हो गए हैं। अभी हमारे सामने एक बड़ी समस्या बन रही है। तो हमने क्यों रोक रखा है ऐसा? इससे कई समस्या हो रही है। यद्यपि अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इस लिमिटेशन के कारण कई समस्याएं हो रही हैं। कई समस्याओं नंबर 1 है, पहली समस्या क्या है? पिछले 60 वर्षों से लोकसभा सीटों की संख्या को नहीं बढ़ाया गया है, या 60 वर्षों तक लोकसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, ज़्यादा सही होगा, क्योंकि 2031 तो अभी हुआ नहीं, तो 60 वर्ष नहीं हो पाएंगे। अभी 2000 अगर हम 20 भी मान लें तो 85 साल हो पा रहे हैं। यानी अगले 60, यानी कुल मिला के 60 वर्षों तक लोकसभा सीट नहीं बढ़ने का प्लान किया गया है, क्योंकि 71 से 2031 ये लगभग 60 साल हो जाएगा। क्योंकि वर्तमान जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के समायोजन से if we want to readjust Lok Sabha seats on the basis of present census, वर्तमान जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के समायोजन से दक्षिण भारतीय राज्यों का महत्व हाशिए पर हो जाएगा। The southern Indian state will be marginalized. दक्षिण भारतीय राज्यों का महत्व हाशिए पर हो जाएगा। हाशिए का मतलब मार्जिनलाइज हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। दक्षिण भारतीय राज्यों का महत्व हाशिए पर हो जाए, वो पिछड़ जाएंगे। क्योंकि लोकसभा में
उत्तर प्रदेश, बिहार, क्योंकि लोकसभा में उत्तर प्रदेश बिहार का दबदबा हो जाएगा। इंटायर लोकसभा विल बी डोमिनेटेड बाय यूपी एंड बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार का दबदबा हो जाएगा। अब जरा सोच के देखिए, अगर वर्तमान सेंसस के आधार पे यूपी को सीट दिया जाए तो यूपी को सीट कितना दिया जाएगा? 220। जनसंख्या 22 करोड़ हो गई। बिहार को मिल जाएगा 120। 220 और 120 कितना हो गया? 300, 330। 330 सीटें तो केवल 2 स्टेट से आ गई। 340 सीटें, 340 सीटें 2 स्टेट से आ गई। बाकी स्टेट में कोई जीते कोई हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी समस्या आ रही है, इस समय लोकसभा की सीट 545 है। एक तो यूपी बिहार को जबरदस्त फायदा होगा, तमिलनाडु को फायदा नहीं होगा। तमिलनाडु, पूरा साउथ इंडिया मार्जिनलाइज हो जाएगा। अभी के सेंसस के आधार पर लोकसभा की सीटों को बना दिया जाए तो देयर विल बी 1200 सीट्स इन लोकसभा। 1200 सीट लोकसभा में होगी तो सवाल है वो बैठेंगे कहां? वो 1200 लोग कहां बैठेंगे? तो ये तो बालकनी बनानी पड़ेगी पार्लियामेंट में, पहला। और बालकनी बनानी पड़ेगी तो ऊपर से लोग नीचे कूदेंगे। दुनिया के किसी भी पार्लियामेंट में 1200 लोग नहीं है। दुनिया में जितनी डेमोक्रेसीज हैं उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या गिनेंगे तो ब्रिटेन में तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगभग 450 है और लगभग 500, मतलब 500 है। उसमें भी जनसंख्या 5 करोड़ है। 5 करोड़ को रिप्रेजेंट 500 लोग करते हैं। और आज के आधार पे हमारे यहाँ अगर सांसदों को बना दिया 1200 तो स्वाभाविक तौर पर 10 लाख की जनसंख्या के आधार प्रॉब्लम होगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि 20 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक लोकसभा सीट कर दीजिए। लेकिन 20 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक लोकसभा मेंबर होगा तो ये रिप्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेशन का मजाक है? दोनों मामलों में प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारी डेमोक्रेसी के सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आ गया है कि हम कैसे इस बात को रीएडजस्टमेंट करें। जनसंख्या के आधार पे कर देते हैं, फिर बैठने की जगह नहीं है। और 1200 लोग, जैसे चाइना है, चाइना का जो पार्लियामेंट है उसकी संख्या है लगभग 2 से 2,500, लेकिन वो साल में एक ही बार बैठती है, अपना फिर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कर देती है। और चाइना तो इस मामले में डेमोक्रेटिक है भी नहीं जैसे हमारे यहाँ है। हमारे सांसद सवाल पूछेगा तो 1200 सांसद होंगे, सवाल पूछेंगे, नंबर कब आएगा उनका? जरा सोच के देखिए। 543 सांसद में सवाल पूछने का नंबर आ नहीं पाता। 1200 सांसद होंगे और एक सांसद से एक बात पूछी कि भाई, एक सांसद से एक व्यक्ति ने पूछा आप तो हमारे गांव में आते ही नहीं। उसने कहा यार मेरा संसदीय क्षेत्र इतना बड़ा है जिसमें इतने गांव है कि मैं अगर एक दिन में एक गांव में जाऊं तो अंतिम गांव तक आते आते मुझे 5 साल भी कम पड़ जाएंगे। अब बताइए सांसद बेचारा क्या करे? हम तो सोचते हैं सांसद हमारे आता ही नहीं, आता है हमें नहीं दिखता कि हमारे गांव नहीं आया। इससे संसदीय क्षेत्र इतना बड़ा हो जाएगा, 20 लाख लोगों को एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर पाएगा। ये लोकतंत्र का भी अपने आप में अवमानना है। दोनों तरीके से प्रॉब्लम है। इसका समाधान कैसे ढूंढा जाए? अगला पॉइंट। लोकसभा सीटों के समायोजन के अभाव में, ड्यू टू लैक ऑफ एडजस्टमेंट इन लोकसभा सीट्स, लोकसभा सीटों के समायोजन के अभाव में प्रतिनिधित्व के समानता का सिद्धांत भी, प्रतिनिधित्व के समानता का सिद्धांत भी प्रभावित हो रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इफेक्टेड। प्रतिनिधित्व के समानता का सिद्धांत भी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि 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 उत्तर प्रदेश और बिहार के सांसद क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के सांसद केरल और तमिलनाडु की सांसद की तुलना में ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। द एमपी ऑफ यूपी एंड बिहार is representing more population in comparison to
केरला एंड तमिलनाडु। यूपी बिहार के सांसद केरल और तमिलनाडु की तुलना में ज्यादा जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जबकि आपने देखा होगा पहला लाइन ये है कि हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का आकार समान होगा, हर लोकसभा क्षेत्र का आकार समान होगा। अब अगर हर लोकसभा सीट आकार अलग अलग हो जाएगा, इसका मतलब है एक सांसद कम जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सांसद ज्यादा। तो एक व्यक्ति एक मत, वन पर्सन वन वोट का प्रिंसिपल ही खत्म हो गया फिर तो अपने आप में दूसरी समस्या आ गई। इसलिए हर मामले में अपने ये समस्या बनी हुई है कि हम कैसे इस बात का एडजस्टमेंट करें। इस वजह से हमने लोकसभा सीटों को बनाकर रखा है। और तीसरी प्रॉब्लम है, अगर हमने लोकसभा सीटों को वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से एडजस्ट कर दिया तो भारत में याद रखिए क्षेत्रवाद अलगाववाद की बड़ी प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि आप डेमोक्रेसी में फिर हर मंत्री कहां से हो जाएगा? यूपी से। और अभी भी आप देखेंगे, जस्ट यू हैव टू लुक फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव, प्रधानमंत्री कहाँ का है? यूपी का है, वाराणसी। मोदी गुजरात से थोड़े हैं, यूपी से हैं। क्योंकि भाई पॉलिटिकल करियर तो उनका गुजरात से थे, मुख्यमंत्री थे वाराणसी, इसलिए बड़ोदरा में उन्होंने वाराणसी सीट रिटेन की है। तो अब जरा सोच, तमिलनाडु केरला के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तमिलनाडु केरला के लोग क्या सोचते होंगे, भाई हमारे यहाँ कोई व्यक्ति इंडिया का पीएम नहीं बना, ये कैसा होता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट कहाँ का है? कानपुर। प्रेसिडेंट भी यूपी का और पीएम भी यूपी का। अरे सीएम तो होगा ही, सीएम की बात हम थोड़ी कर रहे हैं। इस वजह से अब अजीब सी बात आप देखेंगे। अब एक बात याद रखिए, इसलिए 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 जो यहाँ पे बैठ के हिंदी हिंदी करते रहते हैं, जरा इंडिया के पेरीफेरी पे जाके देखिए वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए ये बड़ा चैलेंज होगा और ये काम इतना आसान नहीं है। और अगर इस आधार पे एडजस्टमेंट हो गया, फिर दक्षिण भारत का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। तो सारे मिनिस्टर्स कहां से आएंगे? तो पॉलिसीज किसके लिए बनेगी? तो उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये आप जानते हैं, जहां से मंत्री होता है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का फायदा होता है। वाराणसी को आप देखिए, 50 साल से वैसे रो रहा था, 5 साल में डेवलपमेंट हुआ बिकॉज पीएम की सीट हो गई। अब जब पीएम की सीट हो जाएगी, यूपी से समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे ज्यादा मंत्री कहां से हैं? यूपी से हैं। अब अगर एक एक भी मंत्री एक एक सीट से आ गया, फिर तो कम से कम उस शहर का कायाकल्प कर ही देगा वो। दक्षिण भारत के राज्य क्या बैठ के देखते रहेंगे? इसीलिए वेंकैया नायडू को भी खोसा गया है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। भाई भी देखिए, डेमोक्रेसी में सब बड़ा बैलेंस करना पड़ता है। डेमोक्रेसी में हर रीजन का रिप्रेजेंटेशन है, जाति का, हर धर्म का। और भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इस बात को हम आगे देखेंगे। देयरफॉर वी हैव टू मेक ए वेरी फाइन एडजस्टमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आगे में पढ़ना है। इन सब चीजों को डेमोक्रेसी में हमेशा ध्यान रखा जाता है। यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी शुड ऑल्सो बी डेमोक्रेटाइज। लोकतंत्र की जो संरचनाएं हैं वो भी तो डेमोक्रेटाइज होनी चाहिए। महिलाएं हैं तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उतना होना चाहिए। इसलिए हमने सेंसस को रोक रखा है, रीएडजस्टमेंट को रोक रखा है। लेकिन एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, उसको हमने रीएडजस्टमेंट किया है। अगला पॉइंट, हेडिंग बल्कि चेंज कर लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए। प्रतिनिधित्व के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधित्व के समानता के सिद्धांत का उल्लंघन। तो पहला पॉइंट, संविधान में यह उल्लिखित है कि जनसंख्या के अनुसार, संविधान में उल्लिखित है कि जनसंख्या के अनुसार सभी लोकसभा सीट का आकार एक जैसा होना चाहिए
each and every Lok Sabha seat should be equal in terms of population. जनसंख्या के अनुसार सभी लोकसभा सीटों का आकार एक जैसा होना चाहिए। अब बताइए, अगर संविधान में ऐसा है तो रीएडजस्टमेंट के बाद प्रॉब्लम क्या होगी उससे हम आपको बता दें। नागालैंड में लोकसभा कितनी सीट है? क्या पॉपुलेशन कितनी है नागालैंड की? ये बात आप याद रखिएगा। चुनाव आ रहा है तो भारत में सबसे ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन है? लद्दाख। पॉपुलेशन के हिसाब से चांदनी चौक। इसलिए डेमोग्राफी तो बहुत, पीटी के लिए डेमोग्राफी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। कहाँ पे किन राज्यों में जनजाति पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ पे जनजाति का परसेंटेज ज्यादा है। डेमोग्राफी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे 3-4 सवाल पीटी में पूछ ही लेता है वो। तो कम से कम अपने स्टेट वाइज तो पॉपुलेशन में एक बार कि कहाँ पे। अब सवाल है नागालैंड की जनसंख्या कितनी है? अगर नागालैंड को लोकसभा की एक सीट है, श्योर एक सीट है। पॉपुलेशन कितनी है नागालैंड की? धीरे से आप लोग बोले, मुझे सुनाई तो नहीं दे रहा है। कितना? 14? 6 लाख नागालैंड की जनसंख्या है। ओह माय गॉड। अच्छा, सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 6 लाख है। सिक्किम की 6 लाख है, और जो सिक्किम की जनसंख्या अभी 6 लाख है, तो 71 में कितनी रही होगी? 2.5 से 3 लाख। 71 में 2.5 लाख रही होगी। फिर भी हमने सिक्किम को एक लोकसभा सीट दी या नहीं दी? इसका मतलब है एक जगह संविधान में लिख रखा है द साइज ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड बी इक्वल, लेकिन आपको याद दिला दें, हम संघवाद में पढ़ेंगे 1963 के बाद जैसे ही नागालैंड बना, हमें अनेक छोटे छोटे राज्यों का निर्माण करना पड़ा, जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। और जैसे हमने छोटे छोटे राज्य बनाए, तो हमने रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत का थोड़ा सा अपवाद जरूर किया, क्योंकि पहला ऑप्शन हमारे पास ये था, इनको रिप्रेजेंटेशन देते ही नहीं। वो ज्यादा बुरी बात थी। अब कम बुरी बात थी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन के सिद्धांत का थोड़ा सा वॉल्यूशन कर लिया जाए, थोड़ा सा उल्लंघन हम कर लें, और वैसा हमने किया। तो छोटे राज्यों के लिए थोड़ा एक्सेप्शन हमने बना रखा है 1963 के बाद। तो 1963 के बाद क्या कर दिया, अब इसीलिए जरा पॉपुलेशन आप देखिए, अब एक एक लोकसभा सीट किसको मिली हुई है? सिक्किम को ही मिली हुई है, गोवा की मिली हुई है, नागालैंड को मिली हुई है। जबकि आप देखेंगे इनकी जनसंख्या अगर 71 के हिसाब से देखेंगे, आप कहेंगे गोवा 71 में था क्या? नहीं था, तो महाराष्ट्र का वो पार्ट जो गोवा में शामिल है उसको तो आप देख ही सकते हैं, उसकी जनसंख्या तो होगी। तो इसके एक्सेप्शन हमने बना दिया 63 के बाद, इसीलिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो अगला, परंतु वर्ष 1963 में नागालैंड के निर्माण के बाद, वर्ष 1963 में नागालैंड के निर्माण के बाद संविधान में संशोधन किया गया। आफ्टर 1963 संविधान में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है, स्टेट विच पॉपुलेशन इज लेस देन 6 मिलियन, साठ लाख से कम है, उनके लिए प्रतिनिधित्व के समानता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। एनी स्टेट विच पॉपुलेशन इज लेस देन 6 मिलियन, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दोज स्टेट्स। जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, उनके लिए प्रतिनिधित्व की समानता का सिद्धांत लागू नहीं होगा।
इसलिए सिक्किम, गोवा, नागालैंड, मेघालय, मेघालय मेघालय का प्रतिनिधित्व मेघालय का प्रतिनिधित्व बड़े राज्यों की तुलना में ज्यादा अच्छा है. इवन ए स्मॉलर स्टेट रिप्रेजेंटेशन इज बेटर देन द लार्जर वन. का प्रतिनिधित्व ज्यादा अच्छा है. तो एक हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा. इस वजह से बिल्कुल इक्वल हर बात तो नहीं हो सकती, लेकिन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच जो डिस्पैरिटी हो रही है दैट इज मोर ग्लेयरिंग, वो ज्यादा खतरनाक हो रही है. तो इसको हमें एड्रेस करना है. अब आगे चल के इसलिए क्या सिद्धांत बनता है वो हम विकल्प अब आगे चल के देखना है. लेकिन अगला पॉइंट देखें. लास्ट एक पॉइंट बच गया है फैक्ट में कि कैसे डिलिमिटेशन किया जाए. तो 2026 के बाद हम डिलिमिटेशन करेंगे, और जब भी हम डिलिमिटेशन करते हैं उसमें दो चीज करते हैं. मैक्सिमम सीट को बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि हर डिलिमिटेशन के बाद पॉपुलेशन बढ़ेगी, और दूसरा साइज को आगे पीछे करना पड़ेगा. क्या ऐसा संभव है कि हम मैक्सिमम सीट न बढ़ाएं? क्या ऐसा संभव है मैक्सिमम सीट न बढ़ाएं उसके बावजूद भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे पीछे कर दें? तो हमने पहली बार किया. पहली बार चूंकि अब 71 से हमने डिलिमिटेशन किया नहीं, तो वर्ष 2000 के बाद ऐसा देखा गया, खासतौर पे 90s के बाद जैसे लिबरलाइजेशन आया, तो भारत में आप देखेंगे इंटरनल माइग्रेशन की टेंडेंसी बड़ी ज्यादा है. एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में जाते हैं. तो कभी भी लोकसभा का साइज हमेशा चेंज होता रहता है. इसे चांदनी चौक में 30 लाख से ज्यादा लोग आ गए, नॉर्थ दिल्ली में कम हो गए. तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो सवाल है क्या बिना मैक्सिमम संख्या को बढ़ाए हुए इंटरनल एडजस्टमेंट किया जा सकता है? पहली बार इसका एफर्ट लिया गया. तो अंतिम हेडिंग है इस फैक्ट में आंतरिक समायोजन, इंटरनल एडजस्टमेंट. आंतरिक समायोजन, इंटरनल एडजस्टमेंट. भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम, अगर हम पहली बार शब्द का प्रयोग करें इट्स मीन्स इट्स इंपॉर्टेंट. पहली बार का मतलब इट हैपेंड नेवर बिफोर, समथिंग वेरी यूनिक. तो शब्दों पे जब ध्यान दें, पहली बार का मतलब इसके पहले कभी हुआ नहीं. तो पहली बार वर्ष 2001 में कुलदीप सिंह या न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, जस्टिस कुलदीप सिंह, पहली बार वर्ष 2001 में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया. डिलिमिटेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ जस्टिस कुलदीप सिंह. कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसने केवल लोकसभा के क्षेत्रों का आंतरिक समायोजन किया, which emphasize over only the internal adjustment of Lok Sabha seat. जिसने लोकसभा सीट का केवल आंतरिक समायोजन किया, which emphasize only on the internal adjustment of Lok Sabha seats. लोकसभा सीट का केवल आंतरिक समायोजन किया. आंतरिक समायोजन का मतलब संख्या 543 ही रहेगी, लेकिन साइज को अदल बदल कर देना. तो हमारे यहाँ चौथा डिलिमिटेशन कमीशन जो 2001 में हुआ, क्योंकि 1, 2, 3 अभी 1, 2, 3 ये बन चुके थे, चौथा बना 2001 में, और चौथे काम
था कि पूरी संख्या नहीं बढ़ेगी, अंदर का एडजस्टमेंट बढ़ेगा, अंदर का एडजस्टमेंट बढ़ेगा, तो इसलिए कुलदीप सिंह कमीशन बना और कुलदीप सिंह कमीशन ने अंदर का एडजस्टमेंट कर लिया। लेकिन सवाल है कि अंदर का एडजस्टमेंट किया जाए तो विच शुड बी द बेस ऑफ सेंसस, यानी जनगणना का उसमें आधार क्या लिया जाए, 71 या 2001। तो इसमें इंटरनल एडजस्टमेंट के लिए जो जनगणना का आधार लिया गया है दैट इज द सेंसस ऑफ 2001। इसके लिए जनगणना का आधार क्या लिया गया, 2001, जो 2001 की जनगणना के आधार पे हुआ, विच वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। जो 2001 की जनगणना के आधार पे हुआ, ब्रैकेट में 87th अमेंडमेंट, जो 2001 की जनगणना के आधार पे हुआ, विच वॉज डन ऑन द 2001 सेंसस। तो आपको याद दिला दे, इसका मतलब है अभी हमारे यहाँ लोकसभा की कुल सीटें किस जनगणना के आधार पे हैं, 71। लोकसभा की कुल सीटें 1971 के जनगणना के आधार पे, जबकि लोकसभा का इंटरनल एडजस्टमेंट किस जनगणना के आधार पे, 2001, ये किया गया। अच्छा, इस इंटरनल एडजस्टमेंट से एक फायदा हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति की सीटें रिजर्व हैं, और अब देखेंगे उस रिजर्व आखिर में 2 नॉमिनेशन है एंग्लो इंडियन का, अनुसूचित जाति जनजाति की सीटें रिजर्व है। कुल सीटें तो नहीं बढ़ी, लेकिन रिजर्व कैटेगरी को फायदा हुआ, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन उनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। अब उनकी जनसंख्या जैसे अगर एडजस्टमेंट हुआ उनकी जनसंख्या बढ़ी, इसलिए उनको सीटें ज्यादा दी गई। तो आखिर में सवाल है कि SC/ST का रिजर्वेशन है, एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, उस फिलॉसफी को आप लिख लीजिए। तथ्य से हम कैसे कॉन्सेप्ट निकालने का प्रयास करते हैं, तो अगला हेडिंग है लोकसभा की संरचना या लोकसभा का सोशल संरचना, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। आपने अपने सिलेबस में देखा होगा कि संसद का चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल, जो अपने आप में संसद की जो चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये चेंजिंग सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल का मतलब क्या है, पहला पॉइंट, लोकसभा जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। लोकसभा जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में, भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में समाज के सभी वर्गों, क्षेत्रों और समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक है। द ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी कम्युनिटी, रीजन, क्लास इज इंपॉर्टेंट। समाज के सभी क्षेत्रों, वर्ग और समूहों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। सभी वर्ग समूहों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। इसीलिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया लोकसभा में। There is a provision of reservation of SC and ST in Lok Sabha. और इस समय अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीट है, 2001 की जनगणना के बाद 2084, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47।
84 और 47 सीट हमारे यहाँ लोकसभा में रिजर्व है, लोकसभा में रिजर्व सीट है। तो इससे मतलब क्या दिखाता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र में कैसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अल्पसंख्यकों का भी होना चाहिए, इसमें हर समुदाय का होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा शुड लाइक शुड बिकम लाइक ए मैप। अब देखेंगे मैप में कैसे आनुपातिक रिप्रेजेंटेशन होता है। मैप में जो भी देश जिस आकार का है उस आकार को मैप में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि रसिया और अमेरिका कनाडा को दिखा दिया जाए, बुरुंडी को हटा दिया जाए, भाग जाओ तुम्हारे लिए क्या देश है, तुम्हें दिखाने की आवश्यकता है। यानी 193 में केवल हम 10 बड़े देशों को मैप में दिखा दें, बाकी सबको हटा दें। इसलिए हमारी पार्लियामेंट बिल्कुल मैप जैसी होनी चाहिए। कितनी विमेंस का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है, लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं? लोकसभा महिलाएं 62 है। महिलाओं को ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? समाज में महिलाएं कितनी हैं? अगर समाज में महिलाएं 50% के आसपास है, होनी भी चाहिए, तो स्वाभाविक रूप में उनका कम से कम 50% तो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जब 62 अभी तक का हाईएस्ट नंबर है, 62 अभी तक का हाईएस्ट नंबर है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये नंबर और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यह है सोशल प्रोफाइल। कि आखिर में डेमोक्रेसी में इस बात का बहुत ध्यान में रखा जाता है कि लोकसभा रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, लेकिन पीपल में कौन है? पीपल का मतलब केवल पढ़े लिखे लोग, केवल अमीर लोग, केवल मुट्ठी भर लोग, वो बात तो नहीं बनेगी। और इंडिया में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये बहुत बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो रहा है। तो अगला पॉइंट, लोकसभा में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन्स इज ऑल्सो राइजिंग इन लोकसभा, ब्रैकेट में 16वीं में 62। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इज राइजिंग इन लोकसभा, लेकिन यह अभी भी आशानुरूप नहीं है। इट्स नॉट वेरी मच, इट्स नॉट क्रिएटिंग एनी ऑप्टिमिज्म एज ऑफ नाउ। ये अभी भी आशा के अनुरूप नहीं है, बिकॉज विमेंस का रिप्रेजेंटेशन तो एटलीस्ट 33 तो होना ही चाहिए, और 33 ना हो तो 50 हो जाए तो और अच्छी बात है। और याद रखिए, अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में जैसे 50% हुआ, पार्लियामेंट का काम करने का तरीका बदल जाएगा, हंगामा नहीं होगा, लड़ाइयां नहीं होगी। मुझे उम्मीद थी यही उत्तर मिलेगा, मैंने जानबूझ कर ये बात कही, मुझे चेक करना था कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या आता है। तो यकीन मानिए ये लड़ाइयां कम होगी, लेकिन मैं उस डिबेट में भी नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि उसका विरोध भी उतना तगड़ा होगा, लेकिन वास्तविकता है कि, और इतना ही नहीं, अगला पॉइंट, अब कभी भी आप लोकसभा को कंपैरिजन करिए, और जब याद रखिए जब आप कोई अगली लोकसभा है तो इन चीजों को भी अब ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में सब बेसिक चीजें हैं। और जब चेंजिंग सोशल प्रोफाइल की बात आती है तो हम कई चीजों को ध्यान में रखते हैं कि हाउ वी आर चेंजिंग जो लोकसभा की प्रोफाइल है। आप अगर पहले लोकसभा में ध्यान दीजिए, वर्तमान लोकसभा में कुछ चीजें आपको चेंज मिलेंगी। जैसे आप अगर भारत के निर्माण के बाद पहले लोकसभा की बात आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा तौर पर आपको मिलेंगे द पीपल बिलोंगिंग टू अपर कास्ट। ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था ऊंची जातियों का, पहला। ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था बड़े सामंतों का, बड़े जमींदारों का, तो बड़े लैंडलॉर्ड थे उसमें, जमींदार थे। ये इलेक्शन कमीशन के पास सब आंकड़े हैं, कई बार आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 2-4 आंकड़ों आपके लिखना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में है कि चेंजिंग सोशल प्रोफाइल ऑफ लोकसभा या पार्लियामेंट, कैसे सोशल प्रोफाइल चेंज हो रहा है, और इससे हमें बड़े विश्लेषण की बात मिलती है। जैसे आप दूसरा देखेंगे, इसमें फिर बड़े बड़े बैरिस्टर थे, वकील थे, इंडस्ट्रिस्ट थे, बैरिस्टर्स थे,
बैरिस्टर वकीलों का तो बड़ा रिप्रेजेंटेशन था। पहली लोकसभा में देखेंगे तो लगभग पहली, दूसरी, तीसरी में भी आपको दिखता है। लेकिन अभी जो 16th लोकसभा को आप देखेंगे, इसमें डोमिनेशन ऑफ ओबीसी, एससी एंड एसटी, कितना बड़ा चेंज आ गया। नाउ देयर इज नो लॉन्गर अपर कास्ट डोमिनेशन इन लोकसभा। अब बताइए, ये लोकसभा का परिवर्तन है, समाज में भी परिवर्तन है। अब सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी, व्हाट इज सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब होता है जिसका बहुमत होगा उसी का शासन होगा। तो बहुमत किसके पास है, तो शासन में कौन होगा? इसीलिए आप याद रखिए, साइकिल और हाथी का मिलना स्वाभाविक है। साइकिल हाथी का मिलना डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक बनाएगा। और दूसरी बात है, अब लैंडलॉर्ड तो नहीं है लेकिन छोटे किसान है। ये तो अलग बात है, छोटे किसान एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लैंडलॉर्ड बन जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ एक अजीब सी टेंडेंसी आ गई है, दोस्तों, जो भी पावर में जाता है वो लैंडलॉर्ड ही बन जाता है। आपको पता है कि बहन जी का पैर लोग कैसे छूते हैं? जयललिता और बहन जी दो ऐसी पॉलिटिक्स, जयललिता नहीं रही, जयललिता का मेंबर जो एमएलए था उनका साष्टांग दंडवत मारता था, पूरा लेट जाता था मैडम के सामने, तो मैंने कहा उठ जाओ, उठ गया। तो आप याद रखिए, लैंडलॉर्ड के बजाय नाउ स्मॉल ओनर्स ऑफ लैंड, जो छोटे जमीन के मालिक हैं, अब वो संसद में आ गए। और इंडस्ट्रीज का, बैरिस्टर्स का अनुपात कम हुआ। इंडस्ट्रीज बैरिस्टर्स का अनुपात कम हुआ, बल्कि सामान्यतः सोशल सर्विस। अच्छा, जब लोगों को कुछ नहीं मिलता अपना प्रोफेशन क्या लिख देते हैं? यानी जो भी फुक्कड़पन कर रहा है, जो भी इधर उधर बैग लेकर घूम रहा है, वो क्या कर रहा है? सोशल सर्विस। तो अभी आप देखेंगे द पीपल हु बिलोंग टू सोशल सर्विस, या जो अभी कुछ ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। दैट अपीयर्स अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लोकसभा और नॉट। लेकिन ये भी आप याद रखिए, अब कभी कुछ जैसे कि हमारे यहाँ कुछ, ये तो टेंडेंसी पॉजिटिव है, कई चीज नेगेटिव भी है। हमारे लोकसभा में अब कैसे लोग आ रहे हैं? डॉन, हिस्ट्री सीटर, ये पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा में नहीं थे। अब जरा सोच के देखिए, हमारे यहाँ तो कई एनजीओ हैं जिसके बारे में काम करें, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक ऐसा एनजीओ है जो राजनीति में लोकतांत्रिकरण के लिए काम कर रहा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े हैं कि हमारे यहाँ लगभग 150 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके ऊपर हत्या, मर्डर, डकैती जैसे गंभीर अपराध हैं। तो नाउ लॉ ब्रेकर्स बिकेम द लॉ मेकर्स। इसलिए हमारे समाज में अपराधी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अपराधी होना इज्जत की बात हो गई है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है? ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है, आप इसको चेक भी कर लीजिएगा, तथ्य को आप देख लीजिएगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े क्या है? कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनके ऊपर हत्या, अपराध, मैं गंभीर मामलों की बात कर रहा हूं ऐसे। अब जरा सवाल देखिए, जो विधि को तोड़ने वाले हैं वही विधि को बनाने वाले हो गए हैं। और इलाहाबाद, जब नेहरू कभी इलाहाबाद सीट को रिप्रेजेंट किया करते थे, तो फूलपुर से वो चुनाव जीत के आते थे। इलाहाबाद के बगल में है फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसी सीट से बाद में 90 के बाद हिस्ट्री सीटर आने लगे, डॉन आने लगे। तो पार्लियामेंट में डॉन, हिस्ट्री सीटर काम क्या है? सोन चिड़िया आपने देखी? कोई बात नहीं, तो नहीं देखी तो। लेकिन सही में अब जो सोन चिड़िया के क्रू एंड कास्ट से पूछा गया कि क्या आपको कोई डाकू मिला, उसने कहा चंबल में कोई असली डाकू तो मिला ही नहीं। यानी अब डाकू केवल फिल्मों में रह गए, असली जीवन में नहीं आ गए, क्योंकि असली जीवन में उन्होंने प्रोफेशन चेंज कर लिया और पार्लियामेंट में आ गए। डाकुओं ने कहा प्रवेश कर दिया? पार्लियामेंट में। अब जरा सोच के देखिए, ये बताइए दोस्तों, डाकू जनता का रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी और का? दोनों टेंडेंसी है। इसलिए दैट इज चेंजिंग सोशल प्रोफाइल ऑफ लोकसभा। पॉजिटिव भी है उसमें, नेगेटिव भी है। और जब डाकू लोकसभा में जाएगा तो आम लोगों को मैसेज क्या मिलेगा? क्रिमिनल होना इज्जत की बात है दोस्तों। अभी आपने देखा होगा, शहाबुद्दीन जब बिहार जेल से निकल रहे थे तो उनके पीछे 30 वाहनों का काफिला था। शहाबुद्दीन इज कन्विक्टेड, मर्डर चार्ज में कन्विक्टेड है वो। उनके पीछे बिहार में 30 वाहनों का पूरा काफिला था। और जितनी भी टोल टैक्स आई, टोल टैक्स में डर के मारे टोल उठा लेगा, भाई जाओ भाई, रुकना मत, यहाँ पे रुकने बॉल हो सकता है।
अब जरा सोच के देखिए, हमारे यहाँ जितने भी हिस्ट्री सीटर हैं सब उनका महिमा मंडन हो गया है, जितने भी हिस्ट्री सीटर हैं। अब बताइए, लोकतंत्र के लिए ये ब्रिटेन वाले नहीं समझ पाए थे। ब्रिटेन वाले कहा यार ये तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, ये चोर डकैत ये कैसे पार्लियामेंट में आ रहे हैं। हमने कहा कि ये हमारा भी ट्रांजिशनल फेज है, भी लोग आएंगे। अब बताइए, आप कह रहे समाज में अपराध बढ़ रहा है, अरे बढ़ेगा ही। कह रहे समाज में अपराध बढ़ रहा है क्योंकि आप इधर देखिए, अपराधी ही तो चुनाव जिताएंगे। आप लोग चुनाव जिताएंगे, आप लोग तो यहाँ पढ़ रहे हैं खूब छम बैठ के। आपके भरोसे सरकार बनेगी, आप सरकार बनाओगे ना, लिखने की बात। कि वर्ष 1990 के बाद वर्ष 1990 के बाद जिसे प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने वर्ष 1990 के बाद जिसे प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने लोकतंत्र का दूसरा उभार कहा, सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज इन इंडिया इज आफ्टर 90। जिसे योगेंद्र यादव ने लोकतंत्र का दूसरा उभार कहा, दैट इज सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। जिसे उन्होंने लोकतंत्र का दूसरा उभार कहा। और लोकसभा में पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के बढ़ते अनुपात से, पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के बढ़ते अनुपात से लोकसभा ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया। लोकसभा बिकेम मोर डेमोक्रेटिक। लोकसभा ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया। लोकसभा ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया और इसी से भारत में लोकतंत्र स्थायी भी हो गया। देयरफॉर डेमोक्रेसी बिकेम स्टेबल इन इंडिया। इससे लोकतंत्र ज्यादा स्थायी हो गया, डेमोक्रेसी बिकेम मोर स्टेबल इन इंडिया, क्योंकि सभी समूहों को शासन में सहभागिता प्राप्त हो गई। Because each and every groups got the participation in the governance। क्योंकि सभी समूहों को शासन में सहभागिता प्राप्त हो गई। क्योंकि सभी समूहों को शासन में सहभागिता प्राप्त हो गई तो लोकतंत्र ज्यादा लोकतांत्रिक हो गया, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन 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 1990 के दशक में 1990 के दशक में भारतीय लोकतंत्र में एक नवीन प्रवृत्ति का विकास हुआ और न्यू टेंडेंसी इमर्ज इन 90s। नवीन प्रवृत्ति का विकास हुआ जिसके अनुसार राजनीति का अपराधीकरण हुआ। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसके अनुसार राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अंडरलाइन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, a new tendency developed in 1990s which even
impacted the criminalization of politics. Criminalization of politics का मतलब है कि राजनीति में चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहारा लेना शुरू हो गया। अपराधी प्रभावी तौर पर सामने आ गए, अपराधियों ने बूथ मैनेज करना शुरू किया, चुनाव जितवाने में मदद करनी शुरू की। तो अब आप देखेंगे, जबकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, अब डेमोक्रेसी में सबसे इसेंशियल पार्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा तो स्वाभाविक रूप में उसका दूसरा स्टेज तब आया जब क्रिमिनल्स को लगा कि भाई हमारे ही समर्थन पे नेता चुनाव जीतते हैं, तो हम इनको समर्थन क्यों दे, हम खुद नेता ना बन जाए। इसलिए आप देखेंगे सेकेंड स्टेज क्या हुआ, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। पहला क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में क्या हुआ, नेताओं ने क्रिमिनल्स का सहारा लिया। द लीडर्स सीक द सपोर्ट ऑफ क्रिमिनल्स फॉर विनिंग द इलेक्शंस। नेताओं ने इनका सहारा लेकर चुनाव जीतने का प्रयास किया। सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, खुद अपराधी ही चुनाव मैदान में आ गया। देन इट्स बिकेम द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो अपराधी ही राजनेता बन गए, और इसी का हमने आपको एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट आपको बता दी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट यही कहती है कि इस बार इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हो तो हम आप एक बात याद रखिए, की वर्ड को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। हम कैसे आम लेमैन की भाषा में कहेंगे बात थोड़ा सा हल्का हो गया, और कुछ लोग उनका नहीं ये तो प्रक्रिया और आगे बढ़ पाई। इतने नहीं, इसका सोशल एक्सेप्टेंस हो गया और उनकी रॉबिन हुड की छवि आ गई। इसका मतलब है ये क्रिमिनल्स हैं या डॉन है। क्रिमिनल्स को समाज ने शक्तिमान के रूप में मान लिया, यानी कोई भी समस्या का समाधान करना हो तो किसके पास आप जाइए, और बाकायदा इन लोगों ने पूरा जस्टिस भी चलाया। मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। अगर आपको लगता होगा कि, और कहीं ना कहीं आप याद रखिए इस बात को, अगर आप सोनचिड़िया में भी ये बात देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि जो समाज में प्रशासन, जो हमारा प्रशासन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, या समाज में जो विषमता थी उसको जो दूर नहीं हो पाया, तो डाकुओं ने ऐसा काम किया है। डाकू करते क्या है, आपको ऐसा लगता होगा जितने डाकू हिस्ट्री सीटर है, बंदूक के बल पे वोट दे देते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। उसके अलावा भी बहुत काम करते हैं। जैसे इनके जनता दरबार लगती है, जनता दरबार सीएम के यहाँ लगनी चाहिए, डाकू के यहाँ। और जनता दरबार में अब हम इनके सामने जनता दरबार कैसे लगती है, आम आदमी आएगा कि देखो साहब इन्होंने हमारे मकान में कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है, जो भाई 4 मुस्टंडे भेजा, खाली करवा दिया, जो काम पुलिस नहीं करवा पा रही थी, जिसके लिए पुलिस पैसा ले रही थी। तब बताइए वो बात मानेगा नहीं, उसकी मानेगा। दूसरा, एक आदमी सामने गया, साहब हमारे घर में बीमार पड़ गया है, कोई दवाई पर्ची लेके देखो, उनको जा किसी मेडिकल स्टोर सामने दिखा देना, बस मेरा नाम बता देना। अब मेडिकल स्टोर वाले किडनैप तो होना नहीं है, वो एकदम डर, बस उसका नाम पता चला, डर के मैं दवा लिख दिया। ये इनका प्रभाव है। उसके बाद कोई गरीब आदमी है, साहब देखो मेरी बेटी की शादी है, कुछ कितना रुपए चाहिए, 20,000, हाँ भाई दे उसको। ऐसी छब इन लोगों ने बना रखी है। बस सीधी सी है, भाई 2-4 करोड़ रुपए आपको खर्च करना है, उसके बदले में 25-50 करोड़ रुपए ले लेना है। कैसा आइडिया लगा? पॉलिटी पढ़ने का फायदा है दोस्तों, भविष्य में बहुत काम आएगा आपके। याद रखिए, जितने भी जीएस में विषय पढ़ रहे हैं भारत में कोई काम आने वाले नहीं है। एथिक्स तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा आपको। एथिक्स पढ़ के आप किताबी बन जाएंगे, अच्छे जीने लायक व्यक्ति रहेंगे ही नहीं, पहले प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक पढ़े कौन सा, कहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे, कर लीजिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ज्योग्राफी पढ़े कौन सा पहाड़ नदी बनाएंगे, और हिस्ट्री पढ़ के अकबर को खोदेंगे। किस विषय को आप बहुत ध्यान से आप देखेगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। साइंस टेक्नोलॉजी, अरे साहब पंखा चली जाता है, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी क्या समझ जरूरत है, फैंदा पंखा चल के खत्म हो गया। एक ही चीज काम आएगी, वो क्या है, इस देश में रहना है तो क्या सीखना है, पॉलिटिक्स। ये बात मैं सीरियस कर रहा हूं, तो मजाक नहीं कर रहा हूं। इसे अब क्या हुआ कि क्रिमिनल्स बिकेम द रोल मॉडल, और जब जिस समाज में क्रिमिनल से रोल मॉडल बन जाए, उस समाज में आप अपराधियों को कम करना चाहते हैं। कहां
सपने देख रहे हैं अब, कभी नहीं हो पाएगा। और फिर हम दोष देंगे पुलिस ऐसा नहीं करती, पुलिस वैसा नहीं करती। अब पुलिस तो बेचारी प्रोटेक्ट किसको कर रही है? क्रिमिनल्स को। हाँ, नहीं, दोनों में एक ही चीज लिखना है बस। जैसे स्कॉलर खराब में लिख दिया वो नहीं लिखना है, बाकी कॉन्सेप्चुअल उत्तर दोनों में ही होता है, फैक्चुअल नहीं होता। दोनों में एक ही उत्तर, बस इसमें एक आते स्कॉलर्स की बात कर देते हैं, इतना ही फर्क होता है। हाँ बिल्कुल, तथ्य से आंकड़े देने चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हवाले से एक दो आंकड़े अपने बता दिए कैसे प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आगे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने भाई लोग हैं सबके मुकदमे को निपटाया जाए 1 साल के भीतर। 1 साल हो गया, निपटा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ कई लोगों के लिए अच्छी बात है कि न्यायपालिका देर से काम करे, राजनेताओं के लिए अच्छा है, क्योंकि न्यायपालिका तेज काम करेगी तो आधे ही सीट खाली हो जाएगी, सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए न्यायपालिका ये क्या चाहते हैं, न्यायपालिका धीरे धीरे काम करे, इनके खिलाफ निर्णय इनके मरने के बाद आए। मर जाएंगे तो निर्णय आ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगला पॉइंट लिखने के, तो ये नकारात्मक प्रवृत्ति है। अगर 90 के बाद कुछ सकारात्मक चीजें हैं तो नकारात्मक भी है। अगला, पूर्व गृह सचिव, पूर्व गृह सचिव, फॉर्मर होम सेक्रेटरी, जो भी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, पूर्व गृह सचिव एन बोहरा, एन नागपुर, नागपुर, एन का मतलब यही तो होगा। एन बोहरा की रिपोर्ट में भी कहा गया, जो रिपोर्ट 92 में दी थी, एन बोहरा की रिपोर्ट में भी कहा गया कि भारत में अपराधियों, राजनेताओं, एन बोहरा की रिपोर्ट में भी कहा गया कि भारत में अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच एक गठजोड़ स्थापित हो गया है। A nexus is developed between the criminals, politicians and bureaucrats in India. That is reported by N Bohra Committee. एन बोहरा ने कहा कि ये एक नेक्सस या गुट डेवलप हो गया है और संसद में अल्पसंख्यकों का भी बेहतर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। There is need of better representation of minorities in the parliament. और अल्पसंख्यकों का भी बेहतर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन द पार्लियामेंट। अल्पसंख्यकों का बेहतर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो अभी उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। तो आप देखेंगे ये है सोशल चेंज, ये सोशल स्ट्रक्चर की बात है। लेकिन सवाल ये है कि हम इस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएं कैसे। तो हमारे पास फिर अगला उपाय है, अगला हेडिंग है निर्वाचन प्रणाली, लोकसभा की निर्वाचन प्रणाली, द इलेक्शन मेथड इन लोकसभा। लोकसभा की निर्वाचन प्रणाली। द इलेक्शन मेथड्स इन लोकसभा। अब राज्यसभा के चुनाव का तरीका मैंने आपको बता दिया था। अगर हम लोकसभा में अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, बाकी लोगों के समुदाय को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें काम करना पड़ेगा, चुनाव के तरीके को बदलना पड़ेगा। यद्यपि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का विषय हम अलग से पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, लेकिन एक बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर में हमारे यहाँ लोकसभा में चुनाव का तरीका क्या है। यद्यपि हमारे संविधान में इस शब्द का प्रयोग है नहीं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव कैसे होता है?
और कई बार तो इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल पूछ लिए गए हैं कि व्हाट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से। अब सवाल है कि अगर लोकसभा के इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है, इस शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, लेकिन संविधान में एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए पूरे देश को समान लोकसभा क्षेत्रों में बांटा जाएगा। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की विशेषता है। तो जो बातें लिखी गई उससे लगता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के आधार पर चुनाव होगा, लेकिन इस शब्द का प्रयोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 में है। संविधान में यह भी लिखा गया है कि केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए चुनाव का तरीका संसद विधि के द्वारा तय करेगी। द इलेक्शन मेथड फॉर यूनियन टेरिटरी विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। और संसद ने 1950 का अधिनियम बनाया है, उसके अनुसार संसद ने तय किया है कि यूटी का चुनाव भी कैसे होगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से। देखिए संविधान में लिखा गया है इट विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। तो संविधान के शब्द वास्तविक में थोड़ा सा फर्क होता है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट कैसे काम करता है, और अब देखें क्यों हमारे इस इलेक्शन सिस्टम से माइनॉरिटीज को या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारी चुनाव प्रणाली। और आप ये बात जानते हैं कि हमने जो संसदीय शासन सीखा वो ब्रिटेन से सीखा, और ब्रिटेन का संसद एक जगह पर स्थित है जिसका नाम है वेस्टमिनिस्टर। ब्रिटेन की संसद जिस जगह पर स्थित है उसका नाम है वेस्टमिनिस्टर, इसलिए ब्रिटिश डेमोक्रेसी के एक और भी नाम है वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वेस्टमिनिस्टर शासन की प्रणाली। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये बात ध्यान में रखी गई है कि मान लीजिए कि एक तो पूरे देश को समान लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और यानी इसकी विशेषता से भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। कई यूपीएससी के एग्जाम में पहले सवाल पूछे जा चुके हैं। मैंने सीडीएस के एग्जाम देखे हैं, एनडीए के पेपर देखे हुए हैं। तो यूपीएससी के पेपर का अपना एक लेवल होता है, और मैं बार बार ये बात कहता हूं, अगर आपको आईएएस परीक्षा क्लियर करनी हो तो कोई टेस्ट सीरीज का पेपर नहीं, कोई स्टेट का पेपर नहीं, केवल यूपीएससी पेपर सब देखिए, उसमें आपको हमेशा ज्यादा फायदा होगा। कम से कम भटकने से आप बचते रहेंगे। नहीं तो कितना पढ़ेंगे आपको लगता है यार ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, दुनिया भर चीजें पूछी जा रही है, फिर तो आप हमेशा डाइवर्ट होते रहेंगे। जबकि उसमें क्या है, आपको पता चल जाएगा पढ़ते पता कोर एरिया यही है, यही सवाल पूछा जाता है, और उसी को हम बार बार करें तो मामला हल हो जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, अब इसकी विशेषता बता दी आपको। इसके हिसाब से पूरे लोकसभा क्षेत्रों को समान आकार में बांटा जाता है। पहला, एक लोकसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार एक ही होगा। इन देयर वेरियस कैंडिडेट्स विच आर फाइटिंग इन द इलेक्शन बट वन पर्सन विल विन द इलेक्शन। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट, पोस्ट का मतलब खंबा होता है, जिसने खंबे को पहले छुआ वो पहले पास हो जाएगा। जिसने खंबे को पहले छुआ तो फर्स्ट पास द पोस्ट, पोस्ट का मतलब है जिसने पहले खंबे छुए, इसका मतलब है जिसने सबसे ज्यादा वोट अर्जित किया वो चुनाव में विजयी हो जाएगा। इस बात को ऐसे देखें कि मान लीजिए पार्टी वाइज है कि पार्टी एक्स खड़ी हुई है, इसको मिला 6 लाख वोट्स, पार्टी वाई है इसको मिला 5 लाख वोट, पार्टी जेड है इसको मिला 4 लाख वोट, और पार्टी ए है, पार्टी ओ है, उसको मिला 1 लाख वोट। तो चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, 6 लाख। अब इसकी खामी आपको सीधे फैक्ट से दिख जा रही है। अब बताइए ये डेमोक्रेटिक मेथड है या अनडेमोक्रेटिक है। आप बात जानते हैं कि हमारे हर व्यक्ति के महत्व, वोट का महत्व एक ही है, एक से ज्यादा है। 1 person 1 वोट, द बेसिक फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेसी इज 1 person 1 वोट। एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत है, तो हमने तो इतना मत बेकार कर दिया, इतने मत का कोई महत्व नहीं है। ये पहली समस्या है। दूसरा आप देखेंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की खामी क्या है, इसमें अल्पसंख्यक का चुनाव कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ज्यादा वोट पाएगा वही चुनाव जीतेगा। तीसरी बात आप देखेंगे, इस चुनाव प्रणाली में वोट परसेंटेज, वोट शेयर में और सीट शेयर में हमेशा फर्क होता है। किसी को वोट शेयर कुछ और मिलेगा, सीट शेयर कुछ और मिलेगा। इसका लेटेस्ट क्लासिकल एग्जांपल ये है, एमपी में वोट शेयर किसका ज्यादा था, बीजेपी का या कांग्रेस का।
वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा था, सीट शेयर किसको मिला? ये कैसे हो गया? आपको याद दिला दें, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या चुनाव की प्रणाली के हिसाब से जितना आपको परसेंटेज वोट का मिलना चाहिए उतने परसेंट तो सीट का मिलना चाहिए। इसमें हमेशा डिफरेंस होता है, और ऐसा डिफरेंस इसलिए होता है, अब मान लीजिए जो पार्टी हमेशा सेकंड जगह में पोल कर रही है उसको वोट शेयर तो मिल ही रहा है, वोट परसेंटेज मिल रहा है, सीट एक भी नहीं मिल रही है। और पिछली बार आप देखेंगे यूपी में बहन जी को 20% वोट मिले, एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। इसका मतलब है जिन लोगों ने 20% लोगों ने बीएसपी को वोट दिया उनका वोट तो बेकार हो गया। ये डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। इसका मतलब है जो जिनकी संख्या अगर 50 से नीचे आ गई उनके लिए होना न होना कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए इस सिस्टम में समस्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में समस्या है। यदि इसका फायदा क्या है? इसमें क्या होता है, बहुमत सरकार बनने की संभावना ज्यादा होती है। पहला, स्टेबल गवर्नमेंट बन जाती है क्योंकि एक पक्ष को क्लियर मेजोरिटी मिलेगी, दूसरा अपोजिशन में आ जाएगा। दैट इज एडवांटेज ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये इसका फायदा है। अब आप देखेंगे इसका विकल्प क्या हो सकता है? इसका विकल्प क्या हो सकता है? आनुपातिक प्रणाली, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। इसका जो फायदा है वो है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। इसका विकल्प आप देखेंगे, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन में कई मॉडल हैं, जिसमें एक तो हमने राज्यसभा के लिए देखा था। उससे भी सबसे बढ़िया मॉडल अगर देखेंगे, विच वन इज बेस्ट मॉडल फॉर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ए लिस्ट सिस्टम। सूची प्रणाली आनुपातिक प्रणाली का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब सूची प्रणाली में क्या होता है कि अब इसमें पहले सूची प्रणाली में होता है कि चुनाव के मैदान में पार्टी होती है, कैंडिडेट नहीं। पहला फर्क होता है। यहां पे हर चुनाव से हर क्षेत्र से एक कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। यहां पूरे देश को एक रीजन के रूप में माना जाता है। यहां चुनाव क्षेत्र को लोकसभा क्षेत्रों में बांटा नहीं जा सकता। वी कांट डिवाइड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री। इसलिए इसमें क्या होगा, लिस्ट का मतलब है यहां पे चुनाव में कौन होगी? पार्टी। पहला, पार्टी लिस्ट प्रिपेयर करेगी, किसका? उम्मीदवारों का। पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बनाएगी, और उम्मीदवारों की लिस्ट बनाएगी। जैसे मान लीजिए कि पार्टी ये है, उसने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत की। पार्टी बी ने 100 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने प्रस्तुत की। पार्टी सी ने 100 उम्मीदवार और पार्टी डी ने 100 उम्मीदवार। अब इनको वोट कितना मिला? अब देखिए, ये तो उम्मीदवार हो गए, ये कैंडिडेट्स हो गए। अब वोट शेयर इनका कितना मिलता है? जरा इनमें देखें, इनको वोट शेयर कितना मिला। अब जब चुनाव में गए, इनका जो वोट शेयर है, पार्टी ए को जो वोट मिला वो है 30, पार्टी बी को वोट मिला वो है 35, पार्टी सी को वोट मिला 25। कितना बचा? पार्टी डी को वोट मिला 10%। अब देखिए वोट शेयर हो गया। अब जरा इनका देखिए सीट शेयर। अब इनका सीट शेयर आप देखिए, सीट शेयर का मतलब है भाई सीट मतलब 100 लिस्ट है, इसका मतलब 100 जगह है। हर पार्टी ने 100 कैंडिडेट की लिस्ट दे रखी है, इसका मतलब है कि जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है वो 100 ही सीट है। तो 100 सीट में चुनाव लड़ने वाले 5 पार्टी हैं, पांचों ने अपनी लिस्ट जारी कर रखी है। इसलिए इनको कितनी सीट मिलेगी? 30। इनको कितनी मिलेगी? 35। इनको 25। इनको 10। अब देखिए एक भी वोट बेकार हुआ? एक भी वोट बेकार नहीं हुआ। और अब कहेंगे मान लीजिए कि 100 इस पार्टी ए ने 100 कैंडिडेट की लिस्ट बनाई थी, इसमें 30 100 में 30 कौन हो? ऊपर से 30, ऊपर से 30 होंगे, और ये कैंडिडेट के नाम आपके सामने आ जाएंगे। पार्टी दिखाई देगी, भाई देखो ये हमारे कैंडिडेट्स के नाम है, आप हमारे लिए वोट करेंगे। इन लोगों को हम ऊपर से लेंगे, नीचे से नहीं। पहला। दूसरा, आप कहेंगे ठीक है, जिनको 2% वोट मिला उनको क्या करेंगे? 10% में काउंट कर लिया।
क्या 5% से नीचे ऐसा संभव नहीं कि वोट लोगों को मिले? तो इसमें थ्रेशोल्ड बनाया जाता है और ये तय कर लिया जाएगा जिनको 5% से नीचे वोट मिलेगा उनको भगा दिया जाएगा, उनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि सीट बांट के तो मिल नहीं सकती, आधा सीट मिल जाए, पौना सीट मिल जाए, क्वार्टर मिल जाए, ये हो नहीं पाएगा। तो सीट तो एक ही मिलेगी, उसके बाद उनको भगाया जाएगा। यानी यहां पे भी थ्रेशोल्ड रखा जाता है। अब बताइए, इसलिए चुनावों का लिस्ट सिस्टम ज्यादा डेमोक्रेटिक है या फर्स्ट पास द पोस्ट? आप देखेंगे फर्स्ट पास पोस्ट में क्या होता है, कई बार तो क्या होता है, चुनाव जीतने वाले वोट से ज्यादा उम्मीद वोट कौन पाता है? हारने वाले लोग। इसलिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का स्ट्रेटजी क्या है? पहला, आपको यह तय करना है कौन हमारे पक्ष में वोट देगा। दूसरा, आपको यह तय करना है कि जो हमारे विपक्ष में देगा उसको बांट कैसे दिया जाए। अशोक गहलोत ने राजस्थान में यही रणनीति अपनाई, कई ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया जो केवल वोट काटने के लिए थे। कई लोग तो वोट कटवा होते हैं दोस्तों, उनको जानबूझ के फील्ड में किया जाता है कि कम से कम जो हमें वोट नहीं दे रहा है उसके वोट को हम डिवाइड कर दें। और इसीलिए इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, सवाल है मतों का सबसे ज्यादा मत प्राप्त करना चाहिए या कुल मत का ज्यादा प्राप्त करना चाहिए। जब हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की बात करते हैं तो याद रखिए, कुल पड़े हुए मतों का सबसे ज्यादा नहीं, बहुमत नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा बहुमत होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बहुमत वोट नहीं है, सबसे ज्यादा वोट है, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। लेकिन आप याद रखिए उसकी खामी बता दें आपको, उसमें कभी भी, बस एक मिनट, उसमें कभी भी स्थायी सरकार नहीं बनेगी। इसका देखिए यूरोप में, स्कैंडिनेवियन देशों में यही सिस्टम चलता है, स्विट्जरलैंड में, फिनलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सब यही सिस्टम चलता है। क्यों? दे आर मोर डेमोक्रेटिक, दे आर मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर। हमारे यहाँ दोस्तों एक पार्टी का व्यक्ति भागने की तैयारी में रहता है, जैसे चुनाव हुआ महागठबंधन बनेगा, इस बार जो महागठबंधन में है अगली बार महा में रहेंगे, गठबंधन में रहेंगे, पता नहीं है। तो आप क्या लगता है, भैया जी और बहन जी की जोड़ी चलने वाली है? जैसे महबूबा और मोदी की जोड़ी टूटी, नहीं चलेगी। अरे ये तो कल चुनाव ही जोड़ी है, इसे ये भी जोड़ी टूटी। कर्नाटका की जोड़ी कब तक चलेगी? यूरोप में सब नहीं होता, क्योंकि यूरोप में जो पॉलिटिक्स में आते हैं उनके लिए सही में पॉलिटिक्स एक तरीके से पब्लिक सर्विस ही है। उनके लिए समाज इतना ज्यादा लोकतांत्रिक है, चाहे समाज इतना पढ़ा लिखा है, लोकतांत्रिक है, समाज में आप झूठ नहीं बोल सकते। जैसे आम आदमी पार्टी का नारा क्या है, हम 7 लोकसभा सीट जीत जाएंगे तो दिल्ली को राज्य का दर्जा दे देंगे। अरे दोनों में क्या रिलेशन है यार? लेकिन जनता को लगता है हाँ हाँ वो हो जाएगा। ये बता ले कि दिल्ली को राज्य का दर्जा देने से फायदा मिलेगा घाटा मिलेगा, तय करना बाकी है। यूरोप में जनता है, पीपल इज वेल इन्फॉर्म। और आप याद रखिए वहां, वैसे तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यूरोप में पीपल आर मोर मॉरल देन एल्सवेयर। वहां जन नेता ने झूठा आश्वासन करेगा। आपने देखा होगा कि वहां पे कैमरून, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरून भारी बहुमत से जीते थे, जनमत संग्रह का रिजल्ट आ गया, त्यागपत्र देके बाहर हो गए। जबकि रेफरेंडम के रिजल्ट से प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थी। तो वहां डेमोक्रेसी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। यहां पे दोस्तों मुंह खोलते झूठ, ओह माय गॉड, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। अब आम जनता को भी चलो बार 4 झूठे, उसी में एक कम झूठा चयन करो, झूठे सभी है। तो सवाल ये है, अब बताइए ये सिस्टम लगाएंगे तो आया राम गया राम की सरकार पहला, स्थायी सरकार नहीं बनेगी, और फिर दल होगा, दल दल होगा। दूसरा, पार्टी का प्रभाव मुख्य हो जाएगा, पार्टी जिसको चाहेगी उसको सीट देगी, और किसी कैंडिडेट का संबंध किसी लोकसभा क्षेत्र से नहीं होगा। अब बताइए ये अपनाया जाए, ये अपनाया जाए, दोनों को कॉकटेल कर लिया जाए। एक बात याद रखिए, नेपाली भाइयों ने क्या किया है, ये अपना रखा है। इसलिए पिछले सालों में नेपाल में कभी स्थायी सरकार नहीं बन पाई, हमेशा गठबंधन बनेगी। गठबंधन बनेगी तो सरकार चलेगी या कुछ काम भी होगा। हमारा पर्पज क्या है, सरकार बनवाना या कुछ काम करना? काम करना। और काम तभी हो पाएगा जब गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए, देखा कि नहीं? नहीं देखा तो क्या पॉलिटी पढ़ रहे, देख लीजिए, ये सब फिल्में देखनी चाहिए। अरे 5 रुपए की आजकल तो मिलती है, देखना चाहिए। अब निष्कर्ष क्या है, अगला निष्कर्ष, निष्कर्ष।
अच्छा, आप बताइए क्या पूछना चाहते थे? क्या? अब देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व में सामान्यतः नोटा का प्रयोग तो किसी भी में किया जा सकता है, तो नोटा का प्रयोग किसी में किया जा सकता है, लेकिन स्वाभाविक रूप में आनुपातिक में नोटा का यूज नहीं होता, क्योंकि इतनी सीरीज ऑफ ऑप्शन है, कहीं पे तो आप देंगे और आपका वोट काउंट होगा। बताइए। नॉर्थ इंडिया वर्सेस क्या? हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि इसमें तो आप रीजन के हिसाब से बांट ही नहीं पाएंगे। लिस्ट में पूरे देश की लिस्ट बनेगी, पूरे देश की लिस्ट बनेगी, तो इसमें ये बात हो सकती है कि भाई हमारा हमारा सांसद कौन है, तो यहाँ सांसद देश का होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं। तो नॉर्थ का भी प्रॉब्लम होगा, साउथ का भी होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी होगा, ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ये अच्छा तरीका क्यों है, इसमें हर समुदाय को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, अल्पसंख्यकों का भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। चुनाव कैसे होंगे? लिस्ट के द्वारा चुनाव जैसे होते हैं, भाई जैसे चुनाव होते हैं। हाँ, आप पार्टी लिस्ट को वोट दे रही हैं, आप उम्मीदवार को वोट नहीं दे रही। यहां किसको दिया जाता है? उम्मीदवार को। तो लिख लीजिए, भारत में लोकसभा को ज्यादा प्रतिनिधिपूर्ण बनाने के लिए लोकसभा को ज्यादा प्रतिनिधिपूर्ण बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मेकिंग लोकसभा मोर रिप्रेजेंटेटिव, भारत में लोकसभा को ज्यादा प्रतिनिधिपूर्ण बनाने के लिए विधि आयोग के द्वारा लोकसभा को ज्यादा प्रतिनिधिपूर्ण बनाने के लिए विधि आयोग के द्वारा सूची प्रणाली के प्रयोग, विधि आयोग के द्वारा सूची प्रणाली के प्रयोग की अनुशंसा की गई है। सूची प्रणाली के प्रयोग की अनुशंसा की गई है। आयोग के अनुसार आधी सीटों पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग होना चाहिए। द फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाफ ऑफ द सीट्स। आधी सीटों पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का प्रयोग होना चाहिए। और शेष आधी पर ऑन द रेस्ट ऑफ द हाफ शेष आधी पर लिस्ट प्रणाली का प्रयोग आवश्यक है। शेष आधी पर लिस्ट प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए। शेष आधी पर लिस्ट प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए। तो लॉ कमीशन ने कहा इस बात का एक तरीके से सामंजस्य होना चाहिए। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फॉर्मर सीईसी, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुरैशी, SY कुरैशी, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुरैशी ने भी लोकसभा को ज्यादा प्रतिनिधिपूर्ण बनाने के लिए लिस्ट व्यवस्था के प्रयोग का समर्थन किया है। He also supported
इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट सिस्टम इन इंडिया फॉर मेकिंग लोकसभा एंड पार्लियामेंट मोर डेमोक्रेटिक। लिस्ट प्रणाली के प्रयोग का समर्थन किया है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम लोकसभा को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, सभी समूह का, सभी वर्ग का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा होगा। और आप याद रखिए, हमने वेस्ट मिनिस्टर शासन की प्रणाली अपना रखी है, और वेस्ट मिनिस्टर शासन प्रणाली में इलेक्शन सिस्टम कौन यूज होता है? ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की एक और विशेषता है, एक तो स्टेबल गवर्नमेंट के चांस होते हैं, दूसरा बड़ी यूजर फ्रेंडली है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बड़ा क्लियर कट देता है कि आप यहाँ बटन दबाएंगे सरकार बन जाएगी। इट्स मोर यूजर फ्रेंडली, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। अब हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा इतना ही। अब लोकसभा राज्यसभा पर आगे बढ़ने से पहले अब फिर एक बात हम फिर कॉन्सेप्चुअल बता दें, फिर बताएं लोकसभा राज्यसभा कार्य क्या होते हैं। तो अगला हेडिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, संसदीय शासन में अगला देखना है। फिर उसके बाद देखेंगे कार्य क्या होता है, बताइए। हाँ, एकदम सही बात है। देखिए, भारत के संविधान निर्माता, अब जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने देखा था, इस सिस्टम का प्रयोग क्यों किया था? क्योंकि ये ज़्यादा बढ़िया होता है, इसमें स्टेबल गवर्नमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और स्वाभाविक बात है कि लोकतंत्र में ऑप्शन तो आपको हमेशा रहेगा, और अल्पसंख्यकों का अधिकार तो दिया ही जाता है। तो संविधान निर्माता ज़्यादा चाहते थे कि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ इंडिया इज देयर मस्ट बी स्टेबल गवर्नमेंट, और वो बात आज भी महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में आप देखेंगे स्थायी सरकारें होना बहुत जरूरी है। विकासशील देशों के लिए स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। और उनके सामने तो था कि वेस्टर्न यूरोपीय देश, जो नए नए स्कैंडिनेवियाई देश थे, वो सब लिस्ट सिस्टम यूज करते थे, उन्होंने इसको प्रेफर नहीं किया। और संयोग की बात है, इंग्लैंड में आज ये सिस्टम अच्छे से चल रहा है, ऐसा नहीं किसी प्रॉब्लम है। लेकिन ऑप्शन की बात जब कही जाती है तो हम ऐसा कर देते हैं। किसी ने कहा दिवालिया से क्या मतलब है? जो पैसा लेकर लुढ़क जाए दोस्तों, जो सरकार का पैसा लेकर उसको हड़प कर जाए, वो क्या हो गया? दिवालिया हो गया। जैसे कंपनी बैठ जाए, बैंक से पैसा लेकर चुकता न कर पाए, वो है बैंकरप्ट। अब कह सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ एक लोकसभा सीट का संबंध एक मेंबर से होता है, यहाँ पे ऐसा संबंध नहीं होता। हाँ, तो अगर लिस्ट सिस्टम होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? आपके यहाँ कोई लोकसभा मेंबर आएगा नहीं, क्योंकि आप तो आपने तो वोट पार्टी को दिया है, तब पार्टी के पास आप जाइए। और स्वाभाविक तौर पर फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम का फायदा यह होता है कि एक एक लोकसभा सीट की कनेक्टिविटी आम जनता से होती है। नेता को पता है कि हमारी सीट है, उसके लिए खूब काम भी करता है। हाँ, मतलब लिस्ट सिस्टम सही बात है, हर के अपने फायदे घाटे हैं। लेकिन अभी प्रेजेंटली में तो इंडिया में अपनाने पे अनस्टेबल, क्योंकि इसमें इसमें हमेशा गठबंधन सरकार बनेगी। और आप जानते हैं हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे तो लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग दल आ जा रहे हैं, तो अब सरकार नहीं चल पा रही है। तो गठबंधन से, देखिए गठबंधन से सरकार हमारी नहीं चल पाती। हाँ, ये सरकार चल पाएगी तो बस सरकार ही चलती है, बाकी कुछ होता नहीं। क्वेश्चन इस पे बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन बनेगा, हाँ जीएस में बन सकता है, विषय में बहुत कम चांसेस होते हैं। जीएस में कि कैसे लोकसभा को ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए, लोकसभा क्वेश्चन आपको आके बता देंगे कैसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। सिस्टम को ना लेकर लोकसभा के स्ट्रक्चर को जोड़ के सवाल पूछ सकता है। नहीं, दोनों बैलेंस रखना है, दोनों बैलेंस रखना है। नहीं, निष्कर्ष में दोनों की बात है कि आदर्श के रूप में ये भी अच्छी है, व्यवहारिक रूप में ये अच्छी है। दूसरी बात, मेंस में जहां से पोल साइंस सवाल पूछा जा सकता है उस प्रोफाइल को लेकर कि चेंजिंग सोशल प्रोफाइल क्या है, पहला। अब आप देखेंगे इस जो जैसे हमने सेंसस का रीएडजस्टमेंट बताया, वो सवाल तो तब पूछा जाएगा जब 2031 आएगा। 2031 तक तो एग्जाम देना नहीं है आपको, तो क्योंकि उस समय डिबेट का मुद्दा बनेगा कि जनसंख्या के आधार पर कौन सा अपनाया जाए, तो उस समय के लोग देखेंगे, उसे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगला हेडिंग है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संसदीय शासन में। फिर उसके बाद हम देखेंगे संसदीय काम क्या है।
अब जरा हम देखें कि मंत्री परिषद, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हम क्या क्या देखेंगे। तो पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। पहले हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान। फिर दूसरा देखेंगे साइज ऑफ मिनिस्ट्रीज, मंत्रिपरिषद के आकार क्या है। और रिलेशन बिटवीन साइज एंड गवर्नेंस, एक बार ये जीएस में सवाल पूछा भी गया है कि शासन और साइज में क्या फर्क होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम फिर से यहां पे देखेंगे। जो मंत्रिपरिषद एक कार्य प्रणाली है, जो मंत्रिपरिषद की फंक्शनिंग है, उसका बेस क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अब देखेंगे व्हाट इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के निर्माण के आधार क्या है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, साइज गवर्नेंस का रिलेशन क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है। बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती कैसी है। अगला, रोल ऑफ पीएम इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इतनी बातें हमें देखनी है। और ये बात आप जानते हैं कि जैसे हम संविधान की बात देखते हैं तब तो हम संविधान की बात पढ़ रहे हैं, यहां के बाद सब व्यवहारिक मुद्दों पर आते हैं, तो वो क्या है, पॉलिटी। संविधान की बात है तो ये बात ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, पॉलिटी। तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते समय संविधान से थोड़ा सरोकार रखते हैं, पॉलिटी से सरोकार ज्यादा रखते हैं। तो फिर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे, लेकिन कल।